नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। बार बार बात हो रही है, कभी महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर, कभी कर्नाटक के चुनाव को लेकर, कभी देश भर में हरियाणा की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो और चंडीगढ़ के छोटे चुनाव हुए थे उनकी बात हो। क्या ये पूरा चुनाव का मसला राजनीतिक शक के दायरे में आ रहा है, या ये कहा जा रहा है कि राजनीति या जो सरकार मौजूद है वो चुनाव आयोग पर दबाव डाल रही है, या चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है? हमेशा ही ये चर्चा होती रहती है। ये पहला मौका नहीं है कि चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं और उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिले, ये बात सच है। चुनाव आयोग को और देश के लोकतंत्र को, चुनावों को बहुत जमीन से करीब से देखने वाले मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह साहब हमारे साथ हैं। शीतल साहब जो है ना, बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, बहुत सारे लोगों को मुश्किल में भी डालते हैं। तो उनके साथ बात करते हैं कि मसला है क्या। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप जितनी बारीक और गहरी नजर रखते हैं चुनावों को लेकर, क्या आपको लग रहा है ये सारा केवल पॉलिटिकल इशू है? राहुल जी अपनी छवि सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, या सरकार अपने को बचाने के लिए काम कर रही है? देखिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये उनका काम है कि वो उन चीजों को पेश करें लोगों में जिन चीजों से उनको राजनीतिक रूप से लाभ हो, और जिन चीजों को उनके हिसाब से जो भी विपक्ष में होता है वो जनता का हित बता के उन चीजों को रखता है। और जो लोग सत्ता में होते हैं, इंस्टीट्यूशन हो या दल हो, उनका ये काम होता है कि वो उस पर अपना वक्तव्य दें और बताएं कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। ये दोनों काम हो रहे हैं। हम लोगों का काम है कि देखें दोनों में क्या तथ्य है, कोशिश करें। बड़ा मुश्किल होता है, आजकल तो और भी मुश्किल है कि हम लोग सच्चाई जान सकें, लेकिन हम लोगों का काम है कि उसको देखना और कोशिश करना कि सूचना जो है उसको जितना भी छान के हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कोशिश करें कि लोगों तक सूचना पहुंचाएं। पावर को एम्पावर करने की जगह पब्लिक को एम्पावर करें इंफॉर्मेशन से। ये आप लोगों ने हम लोगों को सिखाया था, और हमारे और बुजुर्गों ने भी। आप लोग आपकी भी छवि जो है ना, उसके छेद बहुत बारीक हैं। नहीं नहीं, बीच बीच में आप ठीक उसको करते रहते हैं और अच्छी बात है ये। तो दोनों चीजें हो रही हैं। अब हम आप सिर्फ ये पड़ताल कर सकते हैं कि दरअसल जो उन्होंने चीज क्रिएट की है उसमें कितना तर्क संगत वो कितना है, कितना तथ्य संगत है। और दूसरे, जो सरकार उसका मतलब इस मामले में सरकार को नहीं होना चाहिए था, होना एक इंस्टीट्यूशन को चाहिए था जिसका नाम चुनाव आयोग है। क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो चुनाव आयोग के बारे में कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव की हमारे लिए शुचिता होनी चाहिए। जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2023 वाले मामले में जो उन्होंने सुनवाई की थी, जो चल रही थी उनके पास, उस आदेश में कई जगह कई पैरा में टिप्पणियां ऑर्डर में लिखा हुआ है। सिर्फ ये नहीं था कि वर्बल कमेंट थे। और ये तो सभी चाहेंगे एक लोकतंत्र में। कोई भी नागरिक इसको अगर चाहता है तो इसमें कोई न राजनीति है न कोई गलत बात है, कि हमारी चुनाव की जो प्रणाली है उस पर लोगों का यकीन है। और ये यकीन पैदा करने में जो चुनाव कराने वाली हमारी संस्था है, जो स्वायत्त है, वो ऐसे काम करे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, कि वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो। लेकिन अभी जो हो रहा है वो ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर भी एक तो सरकारी पार्टी जवाब में पूरी अपनी जो भी उसकी सामर्थ्य है, जो बहुत बड़ी सामर्थ्य है, उसके साथ वो जवाब देने में चुनाव आयोग की जगह उपस्थित है। चुनाव आयोग भी लगभग उसी तरह ताल मिलाता हुआ इन सवालों के उत्तर देने की जगह कुछ कहा जाए कि सवालों से बचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ ऐसी चीजें कर दे रहा है जिससे वो संदेह गहरा हो रहा है। आप और हम तो अब इस उम्र के हो ही गए हैं कि हम लोगों ने इस तरह की दो तीन राजनीतिक करवटें अपने जीवन में देखी। आपातकाल वाले को छोड़ भी दें, पिछला था, उसमें कुछ तथ्य भी था कि आपातकाल लगा था, उसके विरोध में एक जन आक्रोश था, एक छात्र आंदोलन हुआ था गुजरात से, फिर वो देश भर में फैल गया था। संजय गांधी का रोल वगैरह वो सब चीजें बनती थी ऐसा कि जिसमें देश में रोष हो। नसबंदी का सवाल था, रोष हुआ, एक बदलाव हुआ था। लेकिन उसके बाद के जो दो इस तरह के मामले हमारे सामने हैं, एक वीपी सिंह वाला और एक अन्ना हजारे वाला, इन दोनों में हमने देखा कि उस समय जो भी विपक्ष था इसी तरह से शंका उसके सामने सॉरी उसने रखी थी।
जैसे बोफोर्स मामले में थी, वीपी सिंह जेब में हाथ डालते थे और हर सभा में बताते थे कि अकाउंट इस जेब में है, वो अकाउंट कभी बाहर नहीं आया। बाद में हमने देखा कि लीगल स्क्रूटनी में भी सीधे गांधी परिवार ने कुछ लिया हो ये कभी सामने नहीं आया। कुछ लोगों ने लिया, ये सामने आया, ये सही है, लेन देन होता है और ये हमारी राजनीतिक प्रणाली का दोष है। लेकिन जिस बात पर देश खड़ा हुआ और एक बदलाव हो गया राजनीतिक रूप से, वो बात जेब में ही रह गई और बदलाव हो गया। अन्ना हजारे का मामला भी ऐसा ही था। उन्होंने जी। बताया कि लोकपाल हर चीज की दवा है, और देश उठ खड़ा हुआ उनकी बात को सुन के। और खूब सारे, उस जमाने में तो खैर मीडिया आज के जमाने का मीडिया नहीं था कि विजय त्रिवेदी जी को यूट्यूब चैनल पे अपनी बात कहनी पड़े। तो विजय त्रिवेदी जैसों को मैं यूं कहूंगा, तो हमारे मतलब मौजूद सबसे है। काबिल कुछ लोगों में से विजय जी हैं। और जो बारीक उन्होंने कहा, वो बारीक दरअसल उन्हीं की कृपा है इस माध्यम में। और जब वो बारीक बातें कहते हैं तो हम लोग उसका आनंद लेते हैं। खैर, मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। तो अन्ना हजारे जी ने लोकपाल को हर चीज की दवाई बताया। उनके जी। पीछे पता लगा केजरीवाल थे, और कहा जाता है कि केजरीवाल के पीछे बहुत से दूसरे लोग थे जो बाद में सत्ता में आ गए। और वो लोग सब विपक्ष भी वही बात कह रहा था जो केजरीवाल कह रहे थे, और झुककर उस समय सरकार ने लोकपाल का कानून भी बना दिया। इसके बावजूद वो चुनाव में हार गए। तो एक परसेप्शन बनाना जो है किसी ऐसे मुद्दे पर, जिसको विपक्ष बताता है कि ये जनहित में है, और जो उसको डिफेंड कर रहा होता है वो बताता है कि नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये बात सच नहीं है, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये एक लोकतंत्र की विधा है जिसको हम लोगों ने कई बार देखा है। तो दोनों लोग जो कर रहे हैं, इसमें सिर्फ फर्क यह आया है कि इंस्टीट्यूशन की जगह पॉलिटिकल जो पार्टी सत्ता में है, वो इंस्टीट्यूशन के बचाव में खड़ी हो गई। इसलिए नहीं, जो है मामला और मतलब ज्यादा चर्चा में आ रहा है। जी 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 जी। नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो सवाल आपने किया वो महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि वो बेसलेस है और खारिज कर दिया उन्होंने एक तरह से। तो आपने इसको पूरा स्टडी किया, मुझे बताइए कि क्या गड़बड़ क्या है, क्योंकि ये इशू पर कभी चर्चा नहीं होती। ये सब हो रहा है कि राहुल जी ने कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया, तब बात खत्म हो गई। क्या गड़बड़, क्या नहीं। वो बात चीज आप मुझे समझाइए, फिर आगे की जी, बात हम करते इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटका के इलेक्शन कमिश्नर का एक पत्र का एक हिस्सा जारी किया। वो दरअसल उन्होंने ही जारी किया कर्नाटक से, उसको इलेक्शन कमीशन ने आगे बढ़ाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में। उस पत्र के साथ कांग्रेस की ओर से उसी इलेक्शन कमिश्नर का, जो कर्नाटक के हैं, एक दूसरा विस्तारित पत्र जो फरवरी में लिखा गया, वो उन्होंने डिटेल जारी कर दिया। दोनों पत्र कुछ चीजों में एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं और ज्यादातर चीजों में एक दूसरे को खंडित कर रहे हैं। फरवरी के पत्र से यह स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर जांच अधिकारी जो है, वो कुछ इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग से चाहता है। वो तकनीकी है, मैं उसके शब्दों पे नहीं जाऊंगा, मोटा मोटी हम लोग समझते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत अलग तरह की क्वालिफिकेशन मांगता है जिसके हम इक्विप्ड नहीं है। तो उसमें लिखा है लेकिन कि हमने इस तारीख को इतने आपको पत्र लिखे, और उसमें 16-17 पत्रों का हवाला है, और ये चीजें हमको चाहिए जो आपने नहीं दी है। इसके जवाब में जो पत्र उस अभी कल जारी कराया गया जो कर्नाटक से, वो कह रहा है कि हमने आपको 2023 में ही अगस्त में जवाब दे दिया था और सब दे दिया था। ये इन्होंने अभी कहा कल, लेकिन इन्होंने फरवरी में जो अपने हेडक्वार्टर को लिखा है, उसमें वो उन्होंने वो सब नहीं कहा उसमें, बल्कि वो कहा है जो राहुल गांधी जिसका आरोप लगा रहे हैं, और जिसके वो कह रहे हैं कि ये चीजें वो मांग रहे हैं, ये चीजें वो नहीं दे रहे हैं। इससे एक चीज, इन दोनों पत्रों से, जो दो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, इन दोनों से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, और वो दोनों में स्वीकार कर ली गई कि इस तरह की एक गड़बड़ी वहां हुई थी, गड़बड़ी की कोशिश, जिसमें संख्या 6,000 से कुछ वोट इधर कुछ वोट उधर छोड़ दीजिए, 6,000 के आसपास कुछ वोटों को हटाने के लिए ऑनलाइन कुछ प्रयास हुआ था। एक्सरसाइज जो हुई। जी, जो प्रयास एक्सीडेंटली, राहुल गांधी उसको एक्सीडेंटली कह रहे हैं, चुनाव आयोग ने उसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तो अब हमारे पास एक ही वर्जन है जो राहुल गांधी का है। और उनका वो जो एमएलए है वहां, वो उन लोगों को लेके आया मंच पे, उसने दिखाया कि एक्सीडेंटली ये इसलिए एक्सपोज हो गया कि जो बीएलओ था उस क्षेत्र का, या थी, शायद महिला थी, महिला उसके थी। ही किसी भाई या चाचा का नाम भी उसमें से इस तरह से डिलीट हुआ था। और जिस
की ओर से वो शिकायत डिलीशन की, वो फॉर्म 7 में होता है कि कोई एक आदमी शिकायत करता है, तो वो शिकायतकर्ता को अपना परिचय देना होता है। तो जो परिचय दिया वो पड़ोसी का था, तो उसने, चूंकि घर का ही मामला था, तो पड़ोसी से पूछा कि आपने हमारे चाचा या भाई का नाम क्यों हटा दिया? तो उसने कहा मैंने तो नहीं हटाया। कैसे आप? तो उन्होंने बताया कि अरे आपके यहाँ से एप्लीकेशन आई है, और उसने देखा कि वो कंप्यूटर सेवी आदमी भी नहीं है, साधारण उसी की तरह का आदमी है, तो ये बात आसान नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसको, आगे मामला बढ़ गया। अच्छा, वो जो बीएलओ थी, वो स्थानीय जो विधायक हैं जो इस बार जीते हैं, पिछली बार 600 वोट से हारे थे, कांग्रेस उनसे भी संबद्ध थी। तो इस वजह से उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया, शिकायत हुई आगे, ऊपर जो अधिकारी होते हैं चुनाव के, उनके उन तक गई, आरओ कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं, और उन्होंने पाया कि ऐसा बहुत सारे वोटों, जैसा मैंने कहा 6000 प्लस माइनस कुछ वोट्स में ऐसा हुआ है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इसके लिए एक एफआईआर कर दी, क्योंकि उनको ये प्राइमा फेसी नजर आया कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, कोई गड़बड़ी कर रहा है। कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये एफआईआर चुनाव अधिकारियों ने की। ये तथ्य दोनों डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्टेड है, चुनाव इस पे आयोग यही कोई तो विवाद नहीं कर जी। दिया, इसमें राहुल ने क्या किया? जी, नहीं, अब मैं आ रहा हूं। ये शिकायत हुई। अब वहां सिर्फ ये हुआ कि चूंकि ये विशेषज्ञता का मामला था, तो पुलिस ने लोकल पुलिस की जगह इसको, जो आर्थिक अपराध शाखा है वहां की सीआईडी की, उसको इस मामले को दे दिया, और वो तब से इसकी जांच कर रही। उन्होंने फरवरी में, मार्च में ही नोटिस कर दिया था कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए चुनाव आयोग से, जो उनको चुनाव आयोग के अनुसार अगस्त में दिए गए, और राहुल गांधी के अनुसार भी अगस्त में दिए गए। लेकिन दोनों के अनुसार यह है कि वो जो उनको चाहिए था वो नहीं थे, कुछ था, लेकिन जो उनको एग्जैक्टली चाहिए था वो अभी उनका पेंडिंग है। उसके लिए वो उनको रिमाइंडर लिखते रहे कि हमको दीजिए दीजिए दीजिए, 17-18 रिमाइंडर वो कहते हैं उन्होंने दिए हैं। जी, 17 का उल्लेख एक चिट्ठी में है, जो वहां के ईसी ने हमारे दिल्ली में चुनाव आयुक्त को लिखी है, उनके अधिकारी को लिखी। तो ये दो तथ्य हमारे सामने है। अब इसमें सवाल ये बनता है कि ये कोई छोटी बात तो है नहीं। अगर किसी विधानसभा में 6000 वोटों की हेराफेरी का मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में है, चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई है, और चुनाव आयोग उसमें जो जांच हो रही है, उस जांच से संबंधित कोई चीज देने से को टाल मटोल कर रहा है, और अब जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब एक चिट्ठी जारी करके कह रहा नहीं हमने दे दिया था 2023 में ही, और दूसरी चिट्ठी उसकी कह रही है कि उसने नहीं दिया था, इतने रिमाइंडर गए हैं अभी तक नहीं दिया है। तो अब इस देश में इस सवाल पर विपक्षी दल को बिल्कुल ये मौका है उसके लिए कि वो इसको, इस शंका को बड़ा करे, और राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं। और जो हमने सोशल मीडिया और मीडिया में कल की हलचल देखी है, जो आज तक जारी है और अभी जारी रहेगी, उससे ये लग रहा है कि लोगों को भी इस शंका में बल लग रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या जो 6-7 करोड़ से ज्यादा है इस मामले में कल रात तक और आज सुबह तक जुड़ चुकी है किसी न किसी रूप में, चाहे वो इसको लाइक कर रही है या डिसलाइक कर रही है, उसमें अलग अलग पोर्शंस हैं, क्योंकि एंगेज। इंगेज है। तो हमारे देश में 30-40 करोड़ का मिडिल क्लास है, जिसके पास शिक्षा और दूसरी रोशनियां पहुंची हैं, एक मोबाइल फोन है उसके पास, और वो उस पर थोड़ी बहुत समाचार वगैरह में शिरकत करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, ये साधारण संख्या नहीं है। अब इसको जैसे भी ले लो जी। ठीक सर, अब छोटे एक सवाल करके फिर मैं इलेक्शन कमीशन पर आऊंगा, क्योंकि आपकी उस पर बहुत एक्सपर्टीज है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक तो जो आपने कहा कि भाई बीजेपी क्यों इसको बचाव में आ रही है, तो बीजेपी का कहना है कि आप फाइनली तो टारगेट बीजेपी को कर रहे हैं ना कि भाई ये सरकार चोरी से चुनी गई, तो उसका जवाब जी देना उनका हक बनता है, पहली जी बात। जी दूसरी बात, जो मूल सवाल था जहां आपने चर्चा की वीपी सिंह के गवर्नमेंट की कैंपेन की, जो बोफोर्स वाला था या अन्ना के आंदोलन की, उससे क्या साबित होता है? ये हमें जो मित्र लोग हैं हमारे, वो कहते हैं यही तो गलत साबित होता है कि बोफोर्स का हुआ, राजीव गांधी की सरकार चली गई, और फाइनली क्लीन चिट मिली राजीव गांधी जी को, गांधी परिवार को, कुछ नहीं हुआ उसमें। अन्ना आंदोलन में भी शीला जी को लेकर या और जो बात हुई, या जो यूपीए गवर्नमेंट सेकंड थी, उसमें जिन लोगों पर आरोप लगे, बल्कि हमारे जो आपके मित्र हैं सीए जी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो सब बेकार खारिज हुई। तो इसका मतलब एक झूठा पॉलिटिकल कैंपेन चलाकर आप सरकारों को गिराने की कोशिश करते हैं, यही तो साबित हुआ इतने दिनों में। तो फिर क्यों बिल्कुल अब आपके ये बिल्कुल कोशिश आपका ये बिल्कुल आपका ये सवाल सही है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में
अगर कोई किसी ने झूठा आंदोलन चलाया है, जी। लेकिन हमारे ही देश में गांधी जी ने सच्चा आंदोलन भी चलाया था, जयप्रकाश नारायण ने सच्चा आंदोलन भी चलाया था, आचार्य विनोबा भावे ने भी एक आंदोलन चलाया था। अनेक आंदोलन चलते हैं जो सच्चे भी हैं। हम लोकतंत्र में ये तो कर नहीं सकते, ये तो तानाशाही की बात हो जाएगी कि अब कोई आंदोलन ही ना करे या कोई सवाल ही जनता के सामने न लाए। क्या पता ये नहीं, सवाल सच्चा हो तब। तो मुझे लगता है कि ये होता है कि भाई इस तरह के आंदोलन का नतीजा क्या मतलब है। इस तरह दोनों हमारे पास मैंने जैसे बताया ना, दोनों प्रसंग हैं। ठीक है। हमारे पास आंदोलनों के झूठा साबित होने के भी उदाहरण है, और हमारे पास आंदोलनों के सच्चे साबित होने के भी उदाहरण है। और लोकतंत्र में हमारे पास एक संविधान है, जिस संविधान ने हमारे नागरिकों को यह अधिकार दिया है, राजनीतिक दलों को भी दिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन के भी कुछ अधिकार हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के कुछ अधिकार हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज क्या हुई है जिसमें हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनका किसी का उल्लंघन हो रहा है? सब हम यही कर सकते हैं ना। एक हमने कायदा बना रखा है, उस कायदे में वो जो दो आंदोलन गलत साबित हुए, लेकिन वो कायदे में थे। कायदा वही है लोकतंत्र में कि आप अपनी बात विपक्ष में है, आप अपने हिसाब से समझते हैं कि जनता के लिए हितकर है, जो सत्ता में है वो समझता है उसकी नीति जनता के लिए हितकर है। दोनों अपना पक्ष लेके जनता के पास जाते हैं, जनता अपना फैसला करती है। तो ये हक तो हम राहुल गांधी से या किसी से नहीं ले सकते वापस कि नहीं नहीं आपको किसी बात पर बोलने का कोई हक नहीं, चूंकि दो आंदोलन फेल हो गए थे, दो आंदोलन झूठे साबित हुए थे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या हम तब कह ये करते हुए क्या हम लोकतंत्र रह सकते हैं? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं, राहुल गांधी को बिल्कुल अधिकार है। अगर उनके पास जो तथ्य, इस मामले में तो इतना तथ्य है, बोफोर्स के मामले में भी इतना तथ्य था कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी मिली भी, गड़बड़ी तो हुई थी, वो गड़बड़ी गांधी परिवार ने नहीं की थी, ये साबित हुआ। लोकपाल जैसे है, निश्चित तौर पर लोकपाल से कुछ भला हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा लोकपाल बना देंगे कि जिसके पास कोई राइट ही ना हो, या जो सत्ता की जेब में चला जाए, तो उसका कोई भला भी नहीं। तो इसमें दोनों चीजें निहित हैं। ये कॉइन के दो दो पहलू हैं, एक पहलू जी। इधर भी है, एक पहलू उधर भी है। जी। हाँ, ये तर्क दिया जा रहा था, इसलिए मैंने कहा आपसे ये सवाल बनता है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूर्ण बात यह है कि आप और बहुत सारे लोग, हम सब में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि क्या चुनाव आयोग को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, टूथलेस किया जा रहा है, या स्पाइनलेस बनता जा रहा है, जो भी कड़ा शब्द आपको ठीक लगता है। क्या आपको लग रहा है कि ये एक्सरसाइज हो रही है? क्योंकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये तो हमेशा ही इस तरह से चुनाव आयोग चलता था, चुनाव आयुक्त की स्थिति तो और खराब थी। अभी क्या बिल्कुल ऐसा आपकी, हुआ, सरकार ने नहीं कोशिश की? बिल्कुल चुनाव आयोग की स्थिति एक कानून की अनुपस्थिति में ऐसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, एक स्क्रूटनी में आई है, इसलिए इसको सबके लिए स्वीकार्य होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ही सुझाव दिया कि जब तक चुनाव के आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में कानून नहीं बन जाता, तब तक एक व्यवस्था हम रखें जिसमें लोगों का विश्वास हो। लोगों का विश्वास कैसे हो? कि वो उसमें निष्पक्षता नजर आए। निष्पक्षता कैसे नजर आए? उन्होंने सुझाव दिया कि एक जो इसका चुनाव करने वाली समिति है, उसमें सरकार की ओर से प्रधानमंत्री, विपक्ष की ओर से लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक सीजेआई। रेफरी के तौर पर कह लीजिए सीजेआई हो। फिलहाल ये व्यवस्था कर ली जाए। सरकार ने क्या किया, उस आदेश में से इस सारे अंश को एक तरफ रखते हुए सिर्फ कानून बनाने वाले अंश पे तत्काल कार्रवाई करके, चूंकि उसके पास बहुमत है, ऐसा कानून बना दिया जिसने जो पहले हो रहा था, जिसको गलत कहा जा रहा था, जिसको ठीक करने की बात हो रही थी, उससे भी उसको ज्यादा गलत कर लिया। अब इसको आपने कानून बना के स्थापित कर लिया कि अब सरकार अपनी मर्जी का आदमी रखेगी, और उन्होंने अपनी मर्जी का आदमी रख दिया। फिर उसको सुरक्षित करने के लिए 2023 में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस पर कोई क्रिमिनल केस। आप जो बात एक ये भी हो रही है, सवाल इसी सवाल में जुड़ जाता है कि साहब मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि चुनाव आयुक्त पर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर तो कोई मुकदमा का कोई मतलब ही नहीं है। उसे वही प्रिविलेज प्राप्त है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है, और जो दो बाकी लोग हैं उन पर भी कोई बाहरी आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसी की सिफारिश पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो रिकमेंडेशन ऐसा पे काम। आप, तो आपने तो एक्चुअली पहले एक गलत तरीके का चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रणाली कानूनी कर दी,
और उसको ऐसा सुरक्षित कर दिया कि आप अपनी रुचि का अफसर नियुक्त कर लेंगे, उसको कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो चाहे जितनी मनमानी करे। और अब हमें ये जो जैसे वो जवाब दे रहे हैं और जिस तरह का वो आचरण कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये एक पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स थी जिसने हमारे चुनाव आयोग को वहां पहुंचा दिया जैसा शायद कुछ तानाशाही भरी व्यवस्थाओं में होता है, जहां आप जनता के हाथ में कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ उससे छीन लिया जाता है और उसको दबाव डाला जाता है कि जो वो कर रहे हैं उसको आप सही कहिए, उसी को सही मानिए। आप उसको मानने के लिए संस्थागत तौर पर और कानूनी तौर पर मजबूर कर दिए जाते हैं। ये कुछ उस तरह की व्यवस्था हो गई है, इसलिए इससे ये इतनी अव्यवस्था फैल रही है। लेकिन सर, जैसे कहा जाता है कि हम लोग ही, कहिए दूसरों की बात नहीं कर रहे, कि हम लोग समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, चाहे वो जी चुनाव आयोग हो, चुनाव आयुक्त हो या जजेस हों, उन जी सब लोगों को सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। वो जी इस दबाव में न रहें कि भाई उनके किसी फैसले पर या उनके किसी बात पर उनको एक जेल जाने या हटाने या ये सारे डर पैदा ना हो। जी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं ये कर दिया है आपने तो उनको डर खत्म हो गया है, तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात है ना हमारे लेवल पर। नहीं नहीं, पहली बात। बिल्कुल सही बात है। जी। दूसरा पक्ष भी बिल्कुल उसको लिया जाना चाहिए, लेकिन जब किसी चीज पर कोई संदेह होता है तब ये पीछे से एक प्रणाली तर्क की बनती है, और जब वो बनती है तो हम ये पाते हैं कि उसमें ये चीजें होने से ये व्यवस्था बन गई है। क्योंकि अब चुनाव आयुक्त महोदय पर यानी अगर उनका कंडक्ट इसमें जैसा आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं पर आरोप लगाया, तो इस आरोप के अनुसार तो उन पर वो कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग के किसी फैसले को लेकर जरूर कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अभी एक एफआईआर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एफआईआर कल्मिनेट तब होगी जब वो कोर्ट में जाएगी, यानी वो ऑलरेडी कोर्ट की प्रॉपर्टी है, तो एक लीगल प्रोसेस तो शुरू ही है इस पर। तो नई लीगल प्रोसेस इसके आगे क्या हो सकती है? अब ज्यादा से ज्यादा इसको चैलेंज करने कोर्ट में जा सकते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब दिलवाए इनसे, जो मांगा गया है। वो एक स्टेज है, लेकिन उसके पहले लीडर ऑफ अपोजिशन को इससे रोका थोड़ी जा सकता है कि वो इस बात को लेकर पब्लिक में जाए। अपने की बात नहीं, मैं तो ये तर्क की बात कर रहा था जैसे। नहीं नहीं, बिल्कुल हम भी वही पूछ रहे हैं आपसे, या हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या हम लीडर ऑफ अपोजिशन को इन तथ्यों को लेके पब्लिक में जाने से रोक सकते हैं, या रोकना चाहिए, या ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार है? मैं ये कह रहा हूँ ये इशू ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि भाई जब हम उनके अधिकारों की बात करते हैं तो आज फिर उसी सवाल को खड़ा कर रहे हैं हम उलट तरीके से। जी ठीक है, अब जो बात आपने सीजीआई वाली बात कही, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए जो फैसला होता है एनजेएसी का, उसको तो खारिज कर देता है। जी क्या सुप्रीम कोर्ट को यदि ये व्यवस्था पसंद नहीं थी जो संसद ने बनाई, जैसे अभी वक्फ के कानून को भी रिव्यू वो कर रहे हैं, तो इसको रिव्यू करके फैसला कर देते कि भाई नहीं ये कानून रहना चाहिए लेकिन उसमें सीजेआई या कोई भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? और इसके साथ मैं एक जोड़ा आप था। मैं एक आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जब वो कुत्तों के मामले में सुओ मोटो ले सकता है, इसमें तो सुओ मोटो की जरूरत नहीं, इसमें पिटीशन उनके यहाँ पड़ी हुई, हुई है। चैलेंज उनके यहाँ पड़ा हुआ है। उनको एक्सपेडाइट करना चाहिए, तुरंत इसको लेना चाहिए अपने पिछले 2023 के आदेश की रोशनी में, क्योंकि उसका उल्लंघन हो रहा है, कंटेम्प्ट हो रहा है सीधे सीधे। लेकिन अब जाहिर है कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस में इस समय रोक लगा हुआ है, ये हमें कहने की और आपको कहने की कोई जरूरत नहीं। खुद 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वर्किंग जजेस ने इस देश को बताया है। तो वो रोग तो जो आप कह रहे हैं वो रोग है, यस, स्वीकृत है जी। क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करके या रिव्यू करके कहे कि भाई इसको बदलाव किया जाए। और जी अपोजिशन ने भी उसमें भाई बिल बना है, भले ही सरकार के बहुमत हो, बिल तो सारे सरकार के बहुमत से ही बनते हैं कोई भी सरकार रही हो, जी लेकिन जी। अपोजिशन ने क्या उस पर दबाव बनाया मुझे ऐसा नहीं लगा, है ना, कि जो बनाना चाहिए था कि भाई सीजीआई को लेकर वो दबाव बनाते। बिल तो नहीं, वो सरकार ही तो पास करता है। 141 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया था जब ये बिल पास हुआ। अभी तो हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि सदन में भी चीजों पे, बिल्स पे बहस कहाँ हो पा रही बहुत सारे मामलों पे। तो हमारे रोग एक जगह नहीं है, हमारे रोग इस समय व्यापक हो गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली में भी है, कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति में भी बहुत सारे रोग हैं, संसद में बहस न होने के बावजूद तमाम बिल पास करने के रोग हैं। और विपक्ष क्या करे और सत्ता पक्ष क्या करे, इंस्टीट्यूशंस क्या करें, हमारे रोग अब बहुत व्यापक हो गए हैं।
मैं आपसे अब इजाजत लूंगा, क्योंकि सोमपाल जी लगातार फोन कर रहे हैं। कर रहे हैं। आपसे चलिए, मैं क्षमा चाहता लूंगा। था आपसे ये वार्ता में आनंद आ रहा था। एक बार फिर कि आप रखिएगा, और आपसे बात इस मामले पे हम लोग और करेंगे, और दर्शकों से माफी मांगते हुए मैं इजाजत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, धन्यवाद। प्लीज प्लीज। प्लीज, थैंक